हेलो स्टडी बडीज़, वेलकम टू जादून क्लासेस। तो जैसे कि हमने कल शुरुआत की थी जो 9th क्लास का चैप्टर ग्रेविटेशन, आज हम उसका मॉड्यूल 2 लाए हैं और आशा करते हैं आपको मॉड्यूल 2 पसंद आएगा। तो पहले हम शुरुआत करेंगे कि मॉड्यूल 2 में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो होंगे फ्री फॉल। व्हाट इज़ फ्री फॉल, इसको समझेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ जी एंड रिलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन जी कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक है। और फिर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड दैट वे आवर सेशन इज डन। ओके, सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। सो लेट्स बिगिन। चलिए, so before start, first we need to go through this free fall of an object, acceleration during free fall. So what happened? So first I would like to explain you a case. Suppose when you throw a stone upward with certain force, okay, with certain initial velocity, so what happens? तो जब तक उस स्टोन के पास आपकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी तब तक तो वो ऊपर की तरफ जाता रहेगा, अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाता रहेगा। बट आप देखेंगे जैसे ही आपकी इनवर्ड वेलोसिटी उसके साथ से खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो एक पॉइंट पर जाकर स्टैटिक हो जाएगा। स्टैटिक इन द सेंस ऑफ कि वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा, वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अर्थ की तरफ वापस आना स्टार्ट करेगा, नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। तो ये जो वो स्टैटिक पॉइंट से फिर शुरू कर रहा है अर्थ पर दोबारा आना, ठीक है, ये जो है यही है फ्री फॉल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो कहने का मतलब क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स मींस कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो सिंपली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मोशन कर रहा है। तो उस तरह के मोशन को हम कह सकते हैं अ फ्री फॉल मोशन। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप डिटेल में पढ़ने के लिए आप इन स्लाइड्स को स्टडी कर सकते हैं, मींस पढ़ सकते हैं, तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है। तो अब हम उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को समझते हैं कि when an object is under free fall, acceleration due to gravity is constant at g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे आया इसको हम अगले मॉड्यूल्स में डिस्क्राइब करेंगे और डिफाइन करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या कहती है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, कि वैल्यू ऑफ जी मास पर डिपेंड नहीं करती। ये मैटर नहीं करता कि आपका ऑब्जेक्ट ज़्यादा मास का है या कम मास का है, भारी है या हल्का है, ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। उन दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल ही लगता है, ठीक है। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जांपल के थ्रू, और हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसके लिए भी ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो वहां पर हम देखेंगे किस तरीके से मास इंडिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए, और जो आपने जब मोशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी होंगी। मैं एक बार आपको दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें ठीक से याद रहें। कि पहली इक्वेशन जो आपने पढ़ी होगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इजकल टू यू प्लस ए टी, जहां पर v होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी और u होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम। फिर इसी तरीके से आपने दूसरी मोशन की इक्वेशन पढ़ी होगी कि s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पर s होता है आपका डिस्टेंस, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, t होता है टाइम, प्लस हाफ a एक्सेलरेशन और t टाइम का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों ही इक्वेशंस विद स्मॉल मॉडिफिकेशंस। अब इसमें स्मॉल मॉडिफिकेशंस क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे हैं। जब अंडर, जैसा कि मैंने कहा कि जब बॉडी फ्री फॉल करती है तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो ग्रेविटी की ओर आ रही होती है, तो डेफिनेटली वहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप इस ए की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे जी से, और इस तरीके से इनको मॉडिफाई करके, कुछ वैल्यूज ए की वैल्यू को मॉडिफाई करके आपको मोशन की 3 नई इक्वेशंस मिलेंगी, जिन इक्वेशंस को हम अपकमिंग मॉड्यूल्स में और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से बनी और किस तरीके से उनका साइन हम कंसीडर करते हैं। उन चीज़ों को हम और डिटेल में पढ़ेंगे अपकमिंग मॉड्यूल्स में। उसके बाद आपको चौथा पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, द साइन कन्वेंशन, कि टुवार्ड्स द अर्थ जी इज पॉजिटिव, यानी अगर हम अर्थ की तरफ आ रहे हैं
तो हम साइन कंसीडर करेंगे पॉजिटिव अवे फ्रॉम द अर्थ। जैसे कि आपने देखा कि मैं उस स्टोन को अर्थ की सरफेस से ऊपर फेंक रहा था, तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे उसके लिए वो नेगेटिव होगी। बट अगर फिर उस दौरान नेगेटिव होगी, अपवर्ड मोशन के दौरान नेगेटिव होगी, बट जब डाउनवर्ड, जब वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की तरफ आ रहा है, तो उस दौरान उस जी की वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। यही बताना चाह रहा है। और क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन हमारी जो है वो बायलिंगुअल है, इसलिए मैंने कोशिश की है इन दोनों स्लाइडों को बायलिंगुअल रखने की। तो इट विल हेल्पफुल टू यू फॉर आफ्टर व्हेन यू रिकॉल दिस चैप्टर, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ के चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप इट विल हेल्प यू। तो इसी के साथ चलते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, चलिए, ये उसी का हिंदी डिस्क्रिप्शन है जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ, कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो स्मॉल जी जिसको हम पढ़ रहे हैं वो क्या है और उसकी वैल्यू है अर्थ की सरफेस पे वो क्या होती है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आप समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है कि द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसा कि मैंने कहा फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस तरह का केस को हम कंसीडर कर रहे हैं, फ्री फॉल के केस को कंसीडर कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड क्योंकि तभी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि मैंने शुरू में कहा जब वो फ्री फॉल कर रहा है तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ठीक है, तो तभी तो हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए, ड्यू टू ग्रेविटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी एंड इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये आपको क्लियर होगा। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है और हम ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, उसके स्टेटमेंट से कि किस तरीके से आया है। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपको इस फॉर्मूले तक आपको कोई डाउट नहीं होगा किसी भी तरह का। ये फॉर्मूला अगर आपने मॉड्यूल 1 देखा है तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं टर्म्स को एक बार दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एम ई है मास ऑफ अर्थ, और एम जो है स्मॉल एम जो है ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और आर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, उसका स्क्वायर। चलिए अब देखिए, क्योंकि अब हम अर्थ के रिसेप्ट में पढ़ रहे हैं तो आर को यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर जो आर है हम उसको कंसीडर करेंगे रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे। ठीक है, चलिए अब इन इक्वेशंस में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और स्मॉल जी की वैल्यू को लाने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे कि आपने देखा, जैसा कि आपको पता है कि हम जानते हैं फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम ड्राइव करते हैं, तो हम इस रिजल्ट तक पहुंचते हैं कि एफ इजकल टू होता है एम ए, फोर्स बराबर मास और एक्सेलरेशन, फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो अंडर ग्रेविटी है, तो ये जो ए है इसको हम रिप्लेस कर देंगे जी से। ये ए जो है रिप्लेस हो जाएगा किससे? स्मॉल जी से। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा? एफ इजकल टू एम स्मॉल जी, एम इंटू स्मॉल जी। ठीक है, एम इंटू स्मॉल जी। अब आप देख रहे हैं कि एफ बराबर एम जी है, और यहाँ पर है फ्रॉम यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन आपके पास ये एक रिजल्ट है। तो यहाँ पर इस फोर्स को आप इस फोर्स के ये भी फोर्स बराबर है एम जी के, और ये फोर्स बराबर है यहाँ जी एम ई एम अपॉन में आर का स्क्वायर। तो इन दोनों को आप इक्वल कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप इनको इक्वल करोगे तो आपको दिखेगा कि m इंटू जी बराबर जी एम ई एम अपॉन में आर का स्क्वायर। तो यहाँ से जैसे आप m को काट दोगे, आप देख रहे हो m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, तो यहीं से g इजकल टू जी एम ई अपॉन में आर का स्क्वायर, यहीं से इस एक्सप्रेशन से आप पिछले वाले उस पॉइंट को समझ सकते हो। जैसा मैंने कहा कि जब ये मैटर नहीं करता कि कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है या कौन सा ऑब्जेक्ट लाइटर है, दोनों ही अर्थ की सरफेस पर सेम ही टाइम पर आएंगे। तो ऐसा क्यों है? यानी सेम ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हो कि दोनों ही मास इंडिपेंडेंट है। जो हमारी जी की वैल्यू है वो कैसी है? मास इंडिपेंडेंट। यहाँ का ये ऑब्जेक्ट का मास और इस ऑब्जेक्ट का मास दोनों कट चुके हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम इसके लिए वैल्यू निकालते हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू का आइडिया है हमें। एम जो है एम ई जो है मास ऑफ अर्थ है, इसका आइडिया भी हमें है। और आर जो यहाँ पर हम कंसिडर करें रेडियस ऑफ अर्थ, तो इसका भी हमें आइडिया है, इसकी वैल्यू का हमें पता है। तो देखिए मास जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और एम ई मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 केजी। ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ है 6.37 इंटू 10⁻6, क्योंकि हम यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर ले रहे हैं तो उसका भी स्क्वायर होगा। जब आप इन वैल्यूओं को इस रिजल्ट में डालोगे, इस रिजल्ट में रखोगे,
इस रिजल्ट में जब आप इन वैल्यूओं को डालोगे तो आप देख पाओगे, तो फिर रिजल्ट आएगा ये। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है ये, आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि अगले सेशन अगली स्लाइड में आपके लिए क्या है। चलिए अब यहाँ पर हम इन डिफरेंस कंसीडर करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या कैपिटल जी जिसको हम लिखते हैं, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम स्मॉल जी से लिखते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले देखिए। इसकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि आपको दिख रही है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है स्मॉल जी, इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू हमेशा हर जगह कांस्टेंट रहेगी, बट ऑन इफ यू टॉक अबाउट स्मॉल जी तो इसकी वैल्यू वेरी करेगी प्लेस टू प्लेस। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो आप देखेंगे जो हमारी अर्थ है वो प्रॉपर स्फेयर नहीं है। ठीक है, वो अपने पोल्स पे से थोड़ी सी अंदर धसी हुई है, कह सकते हो आप चपटी है। ठीक है, तो जब वहां पर आप देखते हो जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, तो वहां क्या होगा, वहां पर वहां पर वहां पर क्या होगा, लेट सपोज यहाँ से, ये तो मैंने प्रॉपर स्फेयर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ होगा, तो कुछ इस तरीके से होगी, आपको दबा हुआ कंसीडर करना है। ठीक है, थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे धसा हुआ है। ठीक है, इट लाइक ऑरेंज, आप इसको ऑरेंज की तरह कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब होगा क्या, क्योंकि यहाँ से यहाँ, क्योंकि प्रॉपर स्फेयर तो है नहीं। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से और यहाँ तक की रेडियस और यहाँ से और यहाँ तक की अर्थ की रेडियस, ये दोनों ही वेरी करेंगी, यानी ये वाली जो होगी स्मॉल होगी। ठीक है, और ये वाली लार्ज होगी। ठीक है, आर जो है ये ग्रेटर देन होगी आर डैश से। ठीक है, ये आप आसानी से बता सकते हो। तो जो पोल्स पे है वो ग्रेविटी जो होगी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इक्वेटर। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो जी की वैल्यू है ये प्लेस टू प्लेस वेरी करेगी। ठीक है, अब समझते हैं इसकी यूनिट तो हमने शुरू में देख ली थी। ठीक है, और एक फिर ये पॉइंट रहता चौथा कि जो आपका कैपिटल जी है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो आपकी जो स्मॉल जी है ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आई होप आपको ये, अब आप कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी कौन सी, तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। देखिए जैसे मैं अगर लिखता हूँ 40, जैसे मैं लिखा 40 किलोमीटर, तो ये क्या एक मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का। ठीक है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, बस दैट्स इट। बट अगर मैं इसी को लिखता हूँ 40 किलोमीटर ईस्टवर्ड, ठीक है, ईस्ट की तरफ, ठीक है, या वेस्ट की तरफ, ठीक है, या नॉर्थ की तरफ, यानी डायरेक्शन के साथ ऐड करता हूँ, तो ये जो होगा ना ये तो होगा आपका डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर, ठीक है, किलोमीटर, अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर कर दूं तो यहाँ पर आप कहोगे कि ये तो यहाँ पर, ठीक है, किलोमीटर आवर अगर मैं इसको भी लिखता हूँ तो यहाँ पर तो आप इसको कहोगे ये स्पीड है, अब डिस्टेंस नहीं, अब होगी स्पीड। ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा किलोमीटर पर आवर, यानी 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आप समझ पा रहे हो कि 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई चीज़ चल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप किलोमीटर पर आवर डिफाइन करोगे, ठीक है, और उसके बाद कोई डायरेक्शन ऐड कर दोगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कुछ भी, ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि ये इस वक्त वेलोसिटी की बात कर रहा है। हियर वी टॉक अबाउट वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, लेकिन हम व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीड, तो स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं ये है क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, सिंपली। ठीक है, तो आपको, मैं आशा करता हूँ इससे आपको समझ आया होगा स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का डिफरेंस। ठीक है, और ये रिलेशन हम पढ़ ही चुके हैं। चलिए तो अब आगे चलते हैं। ये हो गया, चलिए तो आई थिंक यहीं पर हमारा सेशन समाप्त होता है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था कि जो ब्लैक होल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एंटायर यूनिवर्स में अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो आप कहोगे ब्लैक होल्स में। तभी तो वो हर चीज़ को अपने अंदर खींच लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक पावर है
या फिर नहीं, आई मीन सॉरी, आई वुड लाइक टू से ग्रेविटेशनल, इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वो लगा सकते हैं कि वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकते हैं। ठीक है, विद दिस यहाँ का मॉड्यूल यहीं पर ख़त्म, ये वाला मॉड्यूल यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये मॉड्यूल पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।